हेलो हाय, मैं अपर्णा शुक्ला। मैं रेसा बता देती हूँ। कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी क्योंकि कल मेरे घर में मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो मेरे यहाँ थोड़ा विस्तृत रूप से प्रोग्राम मनाया जाता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा क्लास लेने में दिक्कत हो गई, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई। और मैं थोड़ा अभी हर रोज़ कुछ समझती हूँ, इसके लिए क्लास के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए। तो अगर मुझसे कुछ भी कमी रह जाती है तो आप लोग इसको जो है अपने साथ लेके चलना, इसका ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैं पैसे से यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आई हूँ। तो इसके पहले मैं अपने ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, तो मैं उस पर जाके वॉइस नोट डालती थी, अभी भी डालती हूँ। मैं वॉइस नोट उस पर डालती रहती हूँ। जो कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई टॉपिक पूछता है, तो उसमें मैं वॉइस नोट ज़रूर डाल देती हूँ। तो वो मेरा ग्रुप है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, वो अपर्णा के नाम से है मेरा ग्रुप है। ग्रुप नंबर मैंने कल भी दे दिया था, मैं आज भी दे दी हूँ आपको। ग्रुप नंबर मेरा है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, ग्रुप नंबर मेरा है 94558697। किसी को भी अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना हो व्हाट्सएप से, तो इसी नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर जोड़ लूँगी। फिर उसके बाद आप किसी को भी कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे वो टॉपिक देना, मैं उसका वॉइस नोट उस पर डाल दूँगी, ठीक है। तो ये तो आपके समस्याग्रस्त समस्या थी, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आज मैं पढ़ाऊँगी आपको कपास और लीलन, दो चीज़ मैं फटाफट पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, अब विस्तृत पढ़ने की जानकारी नहीं, समय नहीं है, बिल्कुल डीप जाने का समय नहीं है, अब रिवीजन करने का समय है, ठीक है। अब क्या करने का समय है? अब रिवीजन करने का समय। इसलिए देखो मैंने पॉइंट करके नोट डाउन कर रखा है, पॉइंट करके। तो ये रिवीजन करने का समय है, इसलिए आप रिवीजन करने चलना। इसे मैंने 2-3 पिक लगाई है, मैं दिखाऊंगी। कपास के कोआ जिसको बोलते हैं, फूल जो है, पौधा जो है, मैं उसको दिखाऊंगी आपको। और लीलन का भी मैंने पिक लगा रखा है कि थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाए। चलो फिर शुरू करते हैं। कपास क्या है? एक वानस्पतिक रेशा है कपास, ठीक है। वानस्पतिक रेशा है कपास वानस्पतिक रेशा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इसके बारे में जान लो। 5000 वर्ष पूर्व कपास का उपयोग में आया था। कपास इतना पुराना है कि 5000 पूर्व है ये। कपास के कपड़े के रेशों का उद्देश्य क्या था कि 21वीं शताब्दी ईस्वी में सिंधु घाटी में 35,000 ईस्वी पूर्व, मैक्सिको में 2500 ईस्वी पूर्व, पेरू में प्रयोग इसका किया जाता था, ठीक है। कह रहा है कि कपास के कपड़े के रेशों के उद्देश्य से 21वीं ईस्वी पूर्व, मतलब इसके पहले, सिंधु घाटी में 35,000 ईस्वी पूर्व और जो है 2500 ईस्वी पूर्व, पेरू में इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। फिर ये 5000 साल पुराना रेशा है, प्राकृतिक वानस्पतिक रेशा है। ये सेलुलोज है, कपास में सेलुलोज मिलता है, ठीक है। कपास में सेलुलोज मिलता है। सेलुलोज ग्लूकोज होता है, क्योंकि ये पानी इसमें होता है, और ये शर्करा यानी कि इसमें मिठास भी होती है। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। कपास बीज से प्राप्त, बीज से कपास ही नहीं, बीज से और क्या प्राप्त होता है? बीज से कापोक भी प्राप्त होता है। तो कपास और कापोक दोनों बीज से प्राप्त होता है। ये दोनों रेशे बीज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कपास वानस्पतिक रेशे में बीज से प्राप्त होने वाला है, और इसके बाद बीज के अलावा जो वानस्पतिक रेशे में आता है वो तने से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि
पन्ना, जूट, लिनन, हेम्प, रेमी, ये सारे किससे? तने से प्राप्त होते हैं। कपास बीज से प्राप्त होता है और कापोक भी बीज से प्राप्त होता है। ठीक है। कॉटन कपास का नाम है, इसको अरेबिक नाम है, अरेबिक में जो है अरेबी भाषा में इसको कॉटन कहा जाता है। जन्मदाता देश कौन है कपास का? भारत, क्योंकि भारत में पता है खद्दर का प्रयोग भारत में ही किया जाता था। जो है इसी खद्दर के प्रयोग के लिए जो है वो गांधी जी कितना जो है आंदोलन कर डाले थे कि खुद बनाओ, खुद पहनो, अंग्रेज़ों का चीज़ मत उपयोग करो, अंग्रेज़ों के कपड़े मत उपयोग करो। नील की खेती तभी भी शुरू हुई थी कि अंग्रेज़ों के दिए हुई चीज़ हम क्यों करें, हम खुद से करें। ठीक है। तो कि भारत में इसका सबसे ज़्यादा जन्मदाता कौन है? भारत है। कॉटन अरेबिक भाषा में कॉन्टम कहा जाता है। कॉटन को अरेबिक भाषा में कॉन्टम कहा जाता है। 2007 सन 1760 से 1800 ईस्वी में वस्त्र के तंतु मशीन से बनाने के आविष्कार इंग्लैंड में हुए थे। ठीक है। 1760 से 1800 के बीच में वस्त्र बनाने के आविष्कार किससे हुए थे? मशीन से हुए थे। कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में हुए थे। और 1774 में कताई स्पूल का आविष्कार हो गया था। ठीक है। और कार्टराइट ने सन 1785 में पावर लूम का आविष्कार कर दिया था। ये सारे आविष्कार जो है ना, ये आप लोग कहीं नोट कर लेना। क्या? 1764 ईस्वी में हारग्रीव्स द्वारा कताई के फ्रेम का आविष्कार हो गया था। आर्कराइट द्वारा सन 1764 में कताई स्पूल का आविष्कार हो गया था। कार्टराइट ने सन 1785 में पावर लूम का आविष्कार कर दिया था। और सन 1760 से 1800 ईस्वी में भारत के तंतु मशीन से बनाने का आविष्कार। सन 1760 से 1800 ईस्वी में वस्त्र के तंतु मशीन से बनाने का आविष्कार हो गया था। ठीक, इतना समझ लिए। अब क्या है कि भारत सूती वस्त्रों के औद्योगिकरण में काफ़ी विकसित है। भारत का सूती वस्त्र के औद्योगिकरण बहुत विकास हुआ है। ठीक है। सबसे पहले सन 1818 ईस्वी में कोलकाता में सूती मिल का निर्माण हुआ। इसके बाद 1854 में मुंबई में, 1861 ईस्वी में अहमदाबाद में और 1866 ईस्वी में कैलिको मिल की स्थापना हुई। ठीक है। 1854 में मुंबई में, 1861 में अहमदाबाद में, 1866 में कैलिको मिल की स्थापना हुई। फिर क्या है? फिर यहाँ से देखो, कपास मुख्य रूप से 3 से 5 फीट लंबे कपास के पेड़ के बीज से प्राप्त होता है। कॉटन का सबसे ज़्यादा भारत, पहला नंबर भारत है, दूसरा नंबर चीन है, उपयोग करता और उत्पादन करता है। इसका उत्पादन चक्र 1 वर्ष यानी 200 दिन। कह रहे मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो 1 वर्ष, और नहीं तो सारा खेती बीज बोने से लेकर काटने तक का 200 दिन लगता है। कपास उष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है। उष्णकटिबंधीय मतलब क्या होता है? जहाँ थोड़ा उमस हो, उमस वाले इलाके में कपास अच्छा होता है। तथा क्षारयुक्त भूमि में लंबे रेशे वाला ये होता है। और अगर जो है ये क्षारयुक्त अगर ज़मीन रहेगी, मिट्टी रहेगी, तो इसके रेशे लंबे और अच्छे होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे। मैक्सिको USA में उत्तम कपास होता है क्योंकि यहाँ की जलवायु अच्छी मानी जाती है कपास के लिए। कॉटन यानी कपास, काली मिट्टी पानी ज़्यादा सोखती है। जो कॉटन है यानी कपास है, कपास को काली मिट्टी चाहिए। क्यों काली मिट्टी चाहिए? क्योंकि काली मिट्टी पानी ज़्यादा सोखती है, जिससे कि कॉटन अच्छा होता है। ये काली मिट्टी क्षारीय होती, क्षारीय होती, सड़ जाती है तो इसमें क्या होता है? क्षार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। हमारे पसीना क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है? क्योंकि कहीं देखो हमारा यूरिन, पसीना सब क्षारीय होता है। अभी कहीं कटा हो, पसीना लग जाए तो जलन होती है। अगर कहीं कटा हो और जो है अगर यूरिन जो है उस पर लग जाए तो जो जलन होती है, तो क्षारीय होता है। उसी तरह काली मिट्टी में सड़न पैदा हो जाती है, इसलिए वो क्षारीय हो जाती है इसलिए वो पानी ज़्यादा सोखती है। पानी ज़्यादा सोखती है इसलिए कपास अच्छा होता है, लंबे रेशे वाला होता है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास एक विश्वव्यापी यानी यूनिवर्सल फाइबर है।
कपास का पहला कारखाना 1818 में कोलकाता में खुला था। मैंने पहले ही बोला था, सबसे पहले सन 1818 ईस्वी में कोलकाता में सूती मिल का निर्माण हुआ था। अब आगे कपास की खेती। कपास की खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कपास का जो खेती करने के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, ठीक है। इसके लिए काली रेतीली मिट्टी वाली चाहिए, वो वाली नहीं चाहिए जो मिट्टी, वो वाली नहीं चाहिए जो काली होती है, वो नाली से सड़ी हुई मिट्टी नहीं चाहिए, ठीक है। उपजाऊ काली मिट्टी चाहिए, इसमें थोड़ा क्षार हो जाए। कपास की खेती के लिए 12 इंच से 15 इंच बरसात उपयुक्त है। धरती पर 12 इंच से 15 इंच तक अगर बरसात हुई है तो वो बढ़िया है, ठीक है। छायायुक्त भूमि में लंबे रेशे के कपास उत्पन्न होते हैं। इसके लिए पर्याप्त सूर्य प्रकाश एवं आर्द्रता की आवश्यकता है। मतलब गर्मी इसमें अच्छी चाहिए, ठीक है। इसमें गर्मी जैसे हम लोग के यहाँ वो जून जुलाई वो मई जून वाली गर्मी होती है, वो गर्मी इसको चाहिए। अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसको कॉटन की खेती करने में सबसे पहले क्या किया जाता है, बीज बोया जाता है। सबसे पहले बीज बोया जाता है। बीज बोने के लिए कपास का पौधा जब बड़ा होने पर अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, पहले बीज बो दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। फिर 30 से 38 सेंटीमीटर बीज बोते समय वर्षा की आवश्यकता होती, इससे ज़्यादा हो इससे कम ना हो, ठीक है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जो है बरसात की जो है इसमें कपास में 30 से 38 सेंटीमीटर बरसात होनी चाहिए। 38 सेंटीमीटर बरसात होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो कम ना हो। समय कितना है, कपास 200 दिन, डी मतलब डे समझ लेना आप लोग, और या तो 1 वर्ष। ये इसकी मानी जाती है खेती की तरीका कि 200 दिन या कह लो या 1 वर्ष। अगर कहीं 200 दिन आता है तो वहाँ भी टिक मार्क लगेगा, और कहीं 1 वर्ष आता है तो वहाँ पर भी, दोनों एक साथ आएगा नहीं, आएगा एक ही। तो मान लो 200 दिन लिखा है तो कन्फ्यूज़न नहीं हुआ ना, एक होना है, और 1 साल लिखा है तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, ठीक है। फिर क्या है, कपास का पौधा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, बड़ा पौधा, मध्यम पौधा, छोटा पौधा, ठीक है। छोटी झाड़ियों के रूप में होता है और बड़ा लंबा होता है, या गर्म उसमें होता है, या पानी इसमें नहीं भरा जाता है क्योंकि ये चिपचिपी भूमि में होता है, मतलब कि जो गर्मी वाली भूमि में होता है। ज़मीन में नमक गोबर रहे, या ज़मीन में कपास का अगर वो रहे बोना हो कपास, और अगर उसमें गोबर है या नमकीन पानी है तो अच्छा है। फिर पौधे का विकास जो होता है वो बीज बोने के साथ साथ शुरू होने लगता है। जब 3 इंच के पौधे होते हैं तो इनकी निराई यानी बीडिंग की जाती है। आवश्यकता पर खरपतवार आदि खेत से उखाड़कर फेंक दिया जाता है। कपास की एक टहनी 3 से 5 कलियां खिलती। कपास की जो एक टहनी होती है, एक टहनी में 3 से 5 कलियां इसमें कपास में होती हैं, ठीक है। 3 से 5 कलियां होती हैं। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि प्रत्येक कली में एक फूल खिलता है। एक फूल कपास की किस्म के अनुरूप नीले, क्रीम, सफ़ेद, लाल, सुनहरे रंग का होता है। कितने रंग का होता है कपास का फूल? नीले, पीले, लाल, क्रीम, सफ़ेद। ये फूलों का कलर होता है। और एक होता है गोल्डन कलर, एक होता है सुनहरा रंग, ठीक है। एक होता है सुनहरा रंग। इतने सब रंगों के होते हैं कपास। कपास के जो कोए होते हैं उसके भीतर क्या होता है? बीज सीड के चारों तरफ क्या होता है? लपेटा रहता है रुई। जब कोए का 1/3 भाग कपास व 2/3 भाग बीज या बिनौला होता है, ठीक है।
कपास में जो कोए होते हैं, पोर्स होते हैं, वो 1/3 भाग कपास व 2/3 भाग बीज या बिनौला होता है। इस समय का कपास पौधे अपनी पूर्ण लंबाई 5 से 6 फीट तक प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि कपास के पौधों की लंबाई मैंने भी बताया था कितनी होती है, 3 से 5 फीट। ठीक है, 3 से 5 फीट, लेकिन किसी किसी बुक में 5 से 6 फीट भी लिखा है, तो 5 से 6 फीट भी माने जाएगा और 3 से 5 फीट भी माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में पाई जाने वाली कपास की किस्में। भारतवर्ष में कौन कौन से कपास की किस्म पाई जाती है? कोमठा, हिंगम घाट, फिर क्या? अमरावती, फिर क्या है? ब्रोच और सूरत कपास, ब्रोच और सूरत कपास, और क्या है? फ्रीनी घाटी कपास। क्या है? फ्रीनी घाटी कपास। फिर क्या है? बंगाल कपास। फिर क्या है? धौलराज कपास और सिंध पंजाब कपास। धौलराज और सिंध पंजाब कपास। सिंध पंजाब कपास। ठीक है, कपास। इतनी प्रजातियां कपास की भारत में पाई जाती हैं। ये मैंने स्क्रीन पे लिखा था, उसको आप पॉज करके और लिख लेना। ठीक है। सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया देख लो। क्या है सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया? हार्वेस्टिंग, कोए इकट्ठा करना, गिनिंग, कोए से रेशे निकालना, सॉर्टिंग, कपास की छटाई, बेलिंग, गांठें बांधना। 500 पाउंड का अधिक से अधिक गांठें बनती हैं, इससे बड़ी गांठें नहीं बनाई जाती हैं। या ठीक है, इसके बाद है बेलिंग, गांठों को खोलना, आपस में मिलाना। फिर उसके बाद क्या है? कार्डिंग एंड डबलिंग, यानी धुनाई एवं दोहराव करना। धुनाई करने के बाद उसको दोबारा से साफ सफाई करना, अशुद्धियों को दूर करना। कॉम्बिंग यानी कंघी करना। ठीक है। फिर क्या है? फिर है ड्रोविंग यानी खींचना, रोविंग घुमाना, सिल्वरिंग पोनी बनाना, स्पिनिंग कताई, वीविंग बुनाई, फिनिशिंग प्रस्कृत करना, मार लगाना, धुलाई करना, डाइंग यानी रंगना, प्रिंटिंग डिजाइन बनाना। और इसके बाद में ये इतना जो है इसका प्रोसीजर है, इतना प्रोसीजर होकर तब कपास बनता है। ठीक है। फिर क्या है? कपास क्या है? अरलैंड कपास मैक्सिमो और यूएस में पाया जाता है। अरलैंड एक कपास होता है जो मैक्सिको और यूएस में पाया जाता है। समुद्री द्वीप कपास का है, जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाला कपास होता है। मिस्री कपास मिस्र में पैदा होने वाला कपास होता है। एशियाई कपास एशिया देशों में पैदा होने वाला कपास होता है। ठीक है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। ये मैंने पहले बता रखा था कि पहला नंबर भारत, दूसरा नंबर चीन। पहले यूएस था पर अभी भारत है। भारत महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में, ये भारत में ऐसी जगह हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कपास उत्पादित किया जाता है। सेकंड नंबर पर क्या है? चीन है। सेकंड नंबर पर क्या है? चीन है। पहला भारत है और दूसरा चीन है। ठीक है। फिर कपास का निर्यातक सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका है। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? अमेरिका है।
भारत के कॉटन को कस्तूरी कॉटन कहते हैं। ये कॉटन सबसे अच्छे होते हैं। भारत का जो कॉटन होता है उसको कस्तूरी कॉटन कहते हैं और ये कॉटन सबसे अच्छे होते हैं। और कॉटन को ही जो है वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, मैंने पहले आपको बताया था। भारत के कॉटन का लोगो कस्तूरी कॉटन है, ठीक है। अब देखो, कपास के छोटे छोटे रेशों को नाइल कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि कपास के छोटे रेशों क्या कहते हैं, तो कपास के छोटे रेशे को नाइल कहते हैं। कपास का संगठन क्या है? कपास का संगठन है CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर कपास बना है। कपास का 90% सेलुलोज के अतिरिक्त 5 से 8% तक जल का अंश होता है, ठीक है। उसके बाद जो बचता है वो गंदगी होती है। कपास की विशेषता 2 प्रकार की होती है, एक भौतिक विशेषता होती है, एक रासायनिक विशेषता होती है, ठीक है। अब देखो, कपास हल्का होता है और लचीला नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कॉटन का कपड़ा खिंचाता नहीं, देखो एटलीस्ट वो थोड़ा सिकुड़ता है। नया कोई कुर्ता, नया कोई पैंट, नया कोई साड़ी हो, नया कोई सूट हो, साड़ी से समझ लो आप, साड़ी सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए है। मुझे बताओ, मैं गर्मी में कॉटन साड़ी पहनती हूँ, ठीक है। तो जो है मेरी साड़ी जो कॉटन की मैं ख़रीद के लाती हूँ उसको पहनती हूँ, और जब उसको मैं धुलती हूँ और धुलने के बाद जब मैं उसको प्रेस करती हूँ और मैं जब दोबारा से उसको मैं पहनती हूँ तो वो साड़ी मुझे थोड़ी छोटी मिलती है। हाइट मेरी करीब 5 फीट 4 इंच है, 5 फीट 4-5 इंच के करीब है। तो जब थोड़ी लंबी साड़ी भी जो है उसकी चौड़ाई थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए ताकि पहनने पे लंबा पड़े, तो मैं उस हिसाब से लेती हूँ। लेकिन फिर भी जब उसको धुलती हूँ तो वो थोड़ी छोटी हो जाती है। तो कॉटन की साड़ियाँ जो होती, कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो श्रिंक होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती कि वो फैल जाए, ठीक है। रेशे की लंबाई 1.5 इंच से 2.5 इंच होती है। कॉटन की संरचना चपटी, घुमावदार, बल खाते फीते जैसी होती है। बल खाता मतलब समझ रहे हो, सांप को देखो, जब सांप चलता है तो बोलते हैं बल खाता चलता है। यो जिगजैग चलता है, ऐसे 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 से चलता है ना सांप, ऐसे 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 से। सांप कैसे चलता है? सांप ऐसे, सांप कैसे चलता है? ऐसे 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 से चलता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बल खाता हुआ चलता है, ठीक है। रंग हमेशा सफ़ेद होता है पर कभी कभी हल्का भूरा दिखता है यदि नाइट्रोजन की उसमें अधिकता हो जाती है तो। इसका व्यास क्या होता है? इसका व्यास होता है 16 से 20 माइक्रोन होता है। यदि ऑप्शन में 12 से 20 हो तो वह भी सही माना जाएगा। 12 से 20, 14 से 20, 16 से 20 अगर आता है तो आप लिख सकते हो। मर्सराइजिंग करनी होती है, कॉटन में मर्सराइजिंग करनी पड़ती है। कई बच्चों का क्वेश्चन था कि मर्सराइजिंग कहाँ होती है। मर्सराइजिंग ये कॉटन पर होती है, ठीक है, कॉटन पर होती है। चमक सहन करने की क्षमता होती है, ताप सहन करने की क्षमता होती है। ये लिनन के समान ही सहनता इसमें होती है। गीली अवस्था में 30% मजबूत होता है, यानी कि बढ़ जाती है मजबूती। कहीं कहीं 40 भी है और कहीं कहीं 25 भी है, तो आप अपने हिसाब से कंसीडर कर लेना। अगर ऑप्शन में जो आता है उसके हिसाब से, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर 25, 20, 30, 40 आता है तो 30 लगा देना, ठीक है। 30, 20, 40 आता है तो 30 लगा देना, लेकिन अगर 30 नहीं तो 25, 40 तो 40 लगा देते हैं। प्रकाश के इस पर गलत प्रभाव पड़ता है, कॉटन पीला हो जाता है। अभी अगर आप नील नहीं लगाओ और डेली आप वाइट शर्ट आपका बच्चा या आपका हस्बैंड, आपके भाई पहन के बाहर जा रहे हैं तो क्या होता है कि वो पीला पड़ जाता है, इसीलिए नील लगाया जाता है। नील लगाने से क्या होता है, कपड़े पीले नहीं पड़ते हैं। 7 से 8% नमी सोखने की इसमें क्षमता होती है। घर्षण के प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सफाई आसान होता है, इन्हें रगड़ा पीटा जा सकता है। अधिक गर्मी सहन कर सकता है, इसीलिए प्रेस इसको गर्म चाहिए होता है। इसे 30 डिग्री से 30.20 यानी 320 फ़ारेनहाइट पर किया जाता है प्रेस इसको, ठीक है। केमिकल क्या होता है इस पर? सेलुलोज पर एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता। सेलुलोजिक रेशा है कॉटन, ग्लूकोजिक रेशा है, तो इस पर एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता, एल्कलाइन का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? क्षार का। लेकिन इस पर अम्ल का प्रभाव पड़ेगा, क्षार का नहीं पड़ता। एक चीज़ को आप जान लो, अगर क्षार का प्रभाव पड़ता है तो अम्ल का नहीं पड़ेगा, और अगर अम्ल का पड़ता है तो क्षार का नहीं पड़ेगा,
ठीक है। क्षार का प्रभाव पड़ता है, अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अपितु क्षार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन नहीं कर सकते, बहुत टाइट नहीं कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं कर सकते, बहुत टाइट नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइट नहीं कर सकते हैं। अम्ल का प्रभाव बुरा पड़ता है, ठीक है। नमक या फिटकरी से रंग को पक्का कर सकते हैं, किसी भी ब्लीच का उपयोग करके साफ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए हल्का ब्लीच, हल्का क्षार उपयोग किया जाए, ताकि जो है कपड़ा मजबूत बना रहे, रंग वगैरह न जाए। परिपक्व कपास की ऐंठन कितनी होती है? 150 से 30 घुमाव होता है। कपास में लोचशीलता यानी इलास्टिसिटी ना के बराबर होती है। अगर होती भी है तो कितनी? 0.5 ग्राम से 1 डेनियर में, अर्थात 5 से 10%। कपास का तनाव सामग्री टेंसियल स्ट्रेंथ 80,000 से 1 लाख होता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। कपास का विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? माटोंगा, महाराष्ट्र में, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये था मेरा सारा आपके लिए कपास। अब मुझे नहीं लगता कि कपास से आपका कुछ भी छूटा होगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है कपास, क्योंकि कपास पसीना सोखता है, इसलिए वो ठंडा करता है, ठीक है। सफाई और धुलाई आसान होती है, रगड़ा पीटा जैसा था, मैंने बता दिया। घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। सिकन इस पर पड़ती है, इसलिए इसको टाइट प्रेस चाहिए, ठीक है। जीवाणु का प्रभाव नहीं पड़ता कपास पर, जीवाणु का प्रभाव कपास पर नहीं पड़ता। कपास में जो है कीड़े नहीं लगते, कपास में फफूंदी लगती है। तेजाब का प्रभाव, कपास में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन और कार्बन पाया जाता है। कपास के धातु के तेजाब को घी जल्दी ही घोल के ख़त्म कर देता है, ठीक है। पसीने का प्रभाव हल्का पड़ता है, कपड़ा रंग जो होता है वो उड़ जाता है, और धीरे धीरे कपड़ा कमज़ोर होता है, तुरंत नहीं होता है। ये कपास था। मैंने आपको अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, कोई भी समस्या होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, मेरे पास मैसेज करना, मैं आपको उसमें कनेक्ट कर लूँगी। आप उस पर क्वेश्चन वगैरह डालना और वो आपके लिए बेनिफिट होगा उसमें। चलो ठीक है, ये कपास हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लीलन पढ़ लेते हैं, ठीक है। लीलन एक ही साथ में फटाफट लीलन, ठीक है। लीलन पढ़ लेते हैं, एक ही साथ में फटाफट से लीलन पढ़ लेते हैं। लीलन रुई की अपेक्षा महंगा होता है, लीलन का रेशा महंगा होता है। लीलन उत्पादन में बहुत कठिनाई परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए लीलन महंगा होता है। 6-7 साल का प्रोसेस लगता है, लीलन इसीलिए महंगा होता है। लीलन में हाथ से ज़्यादा कार्य किए जाते हैं, इसलिए और महंगा होता है। लीलन हाथ से ज़्यादा कार्य का मतलब ये होता है कि बीज वगैरह बोया जाता है। मशीनीकरण भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, हाथ से उतना नहीं करते जितना मशीन से करते, क्योंकि हर चीज़ मशीन से होती है। हाथ से करेंगे तो उतना प्लेन, उतना बढ़िया कपड़ा नहीं बनेगा जितना जो है मशीन से बनेगा। तो लीलन मशीनीकृत ज़्यादा होता है, इसलिए ये महंगा होता है। लीलन को फ्लैक्स यानी कि सन कहते हैं। लीलन के पौधे क्या नाम होता है? फ्लैक्स नाम होता है, ठीक है। प्राचीन काल से ही लीलन के वस्त्र बनाए जाते हैं। मिस्र देश में भी लीलन के सुंदर वस्त्र बनाए जाते थे। मिस्रवासी इसे शांति और पवित्रता का प्रतीक मानते थे, ठीक है। लीलन का जो शुरुआत हुआ मिस्र से ही हुआ। मिस्र के लोग क्या करते थे, जब कोई मरता था तो उसके शव को लपेटकर और उसको रखते थे, ताकि जो है उसके आत्मा को शांति मिले, क्योंकि वो लीलन को बहुत पवित्र रेशा मानते थे, ठीक है। लीलन जो है, लीलन जब यीशु मसीह नहीं पैदा हुए थे उसके पहले से ही यूरोपीय देश में लीलन पहुंच चुका था। मतलब इतना पुराना रेशा लीलन है कि जब ईसा नहीं पैदा हुए थे उसके पहले ही लीलन वहां पहुंच चुका था। लीलन बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, बहुत भव्य होता है। कहने का मतलब बहुत देखने में लगता है कि हाँ काफ़ी बड़े आदमी हैं, काफ़ी वैभवशील आदमी है। लीलन को देख के ऐसा महसूस होता है। आयरलैंड का लीलन सबसे अच्छा माना जाता है। जर्मनी और अर्जेंटीना में भी लीलन उत्पादन का क्या कार्य बहुत ही अच्छे स्तर पे होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या मैंने लिख रखा है, लीलन रुई की अपेक्षा मजबूत होता है। इसका उत्पादन कठिनाई वो हाथों द्वारा किया जाता है, कठिनाई से भी किया जाता है और हाथों के द्वारा भी किया जाता है। हाथ से कम, मशीनों से ज़्यादा किया जाता है। लीलन का निर्माण एक प्राचीन कला है। मिस्रवासी इसे शांति का और पवित्रता का सूचक मानते थे।
लिलन एक वानस्पतिक जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है जिससे आकर्षण, टिकाऊ, सुंदर, मजबूत एवं कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। मिस्र को प्राचीन समय से लिलन की भूमि की संज्ञा दी गई है। ईसा के जन्म से पूर्व ही लिलन निर्माण कला यूरोपीय देशों में पहुंच चुकी थी। 17वीं शताब्दी तक आयरलैंड भी लिलन का उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया था। लिलन का उत्पादन ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, रूस, पोलैंड, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया तथा और अन्य देशों में होने लगा था। रूस लिलन का उत्पादन का क्षेत्र अच्छा है, विश्व में प्रथम स्थान पर है। आयरलैंड लिलन का सर्वोत्तम किस्म का लिलन मिलता है, मैंने पहले बताया। अर्जेंटीना और जर्मनी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इसका खेती की जाती है, अच्छे स्तर पर की जाती है। लिलन का पौधा उगाने में 6 साल मिट्टी को तैयार करने में, खेत को तैयार करने में लगता है और 1 साल लिलन को तैयार होने में लगता है। कुल मिला के लिलन की खेती 7 वर्ष की मानी जाती है। क्यों? 6 वर्ष तक तो उसका जो है खेत तैयार किया जाता है और 7वें वर्ष उसका पूरा तैयारी किया जाता है, बीज बोने से लेके काटने तक। ठीक। आयरिश लिलन सबसे अद्वितीय सुंदरता एवं विलक्षण गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। आयरिश लिलन का क्या है, जो है जब बीज बोया जाता है लिलन की जो खेती होती है, बीज कब अप्रैल मई के महीने में हाथ से बोया जाता है या मशीनों से भी बोया जाता है। ठीक है। जलवायु कैसी चाहिए? जलवायु समशीतोष्ण चाहिए। ठीक है, समशीतोष्ण मतलब न गर्मी न ठंडी न बहुत अधिक बरसात। लिलन को जैसे हमें आपको जलवायु चाहिए वैसी जलवायु चाहिए। लिलन की मिट्टी भुरभुरी हो और गहरी उपजाऊ हो, भूमि अच्छी प्रकार जोती हुई हो, पानी साफ मृदु पानी हो, मीठा पानी हो, मतलब एक हिसाब से ये समझ लो कि पीने योग्य पानी हो, तो लिलन को हम उपयोग लिलन के लिए कर सकते हैं। लिलन को 2 उद्देश्यों से बोया जाता है। एक उद्देश्य बीज, एक उद्देश्य रेशा। जो सन के बीज प्राप्त होते हैं, उनके बीज जब फट जाते हैं, उनसे जो बीज पकने पर काटा जाता है, उनसे तेल बनते हैं और जो रेशे के लिए बनते हैं उनसे कपड़े बनते हैं। सन से अच्छे तरह के कपड़े बनते हैं और जो सन जो है फ्लैक्स जो होता है, उससे कपड़े जो है अच्छे वैभवशाली कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर क्या है कि जो फूल सफ़ेद होते हैं उनसे रेशा सादा बनता है, मतलब जो निम्न तबके का लिलन होता है वो सफ़ेद होता है और जो उच्च तबके का लिलन होता है वो हल्का नीला या नीला होता है। ठीक है। लिलन का उत्पादन, पौधे को पौधा उखाड़ा जाता है लिलन का, फिर उसको जो है हार्वेस्टिंग की जाती है। पौधे का रंग नीला होता है, बताए नीला पड़ जाता है। फिर बीज के रंग से धीरे धीरे क्या होता है, जब बीज हरे रंग से पीले भूरे रंग में बदल जाता है तब क्या होता है, तब जड़ से उखाड़ लिया जाता है। यानी कि जब बीज भूरे रंग में पहुंच जाता है तो यानी मजबूत हो गया, अब ये पक चुका है, अब ये उखाड़ने योग्य हो गया है, तब इसको उखाड़ लिया जाता है और ऐसा उखाड़ा जाता है कि टूटने ना पाए, वरना रेशे छोटे हो जाएंगे। तो क्या किया जाता है, उसको उखाड़ लिया जाता है और इसके बाद उसको उखाड़ने के बाद इसका बंडल बनाया जाता है और बंडल के बनाने के बाद इसको सूखने के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, इसको सूखने के लिए रख दिया जाता है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, ये देखो, ये फ़ोटो देखो, ये फ़ोटो कैसी है, ये फ़ोटो लिलन को उखाड़ लिया गया है। ये अभी हरा है ना, हरे से थोड़ा सा एकदम डार्क हरा है और थोड़ा पीलापन आ रहा है इसमें। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीलापन लिए हुए है लिलन, यहाँ पर लिलन पीलापन लिए हुए है। ये सूखने के लिए रख दिया गया है। ठीक है, ये देखो पक गया है, ये एकदम पीला, देखो एकदम पीला हो गया, एकदम कट गया है पीला होकर। काट के इसको, अब ये जो बीज है ना, ये देखो, ये जो सारी बीजें हैं, इनसे क्या होगा, तेल बनाया जाएगा। ठीक है, इनसे क्या होगा, तेल बनाया जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिलन का निकाला था फ़ोटो और मैं लगा था कि फ़ोटो से समझ लो कि लिलन जब थोड़ा सा पीलापन आता है हरे से, तो इसको क्या करते हैं, इसको उखाड़ लिया जाता है और इसको सूखने के लिए रख देते हैं। कैसे एक बल्ली लगाई है बांस की या लकड़ी की और उस पर उल्टा करके टांग दिया है सूखने के लिए। जो बीज है इसको इकट्ठा करेंगे, इससे तेल निकाला जाएगा और ये जो रेशा है इससे
ये जो तना है इससे रेशा बनेगा। ठीक है, इससे रेशा बनेगा। ठीक, अब क्या है कि हम यहाँ पर आ जाते हैं कि हमने संगठन, हाँ ये बता दिया। अब क्या है कि इसके बाद इसको गलाया जाता है। लीलन को इसके बाद देखो गलाया जाता है। गलाने की 4 विधियां हैं: पानी के द्वारा, ओस के द्वारा, लकड़ी के बर्तन में और रासायनिक गलान। पानी के द्वारा सन के बंडलों को बहते हुए और रुके हुए पानी में गला दिया जाता है। दूसरा ओस के द्वारा, तो ओस के द्वारा क्या किया जाता है, सन के तनों को खुले हुए मैदान में फैला दिया जाता है, जहाँ उस पर ओस की बूंद धूप और वर्षा का पानी पड़ता रहता है। फिर लकड़ी के बर्तन से, इसमें तने को लकड़ी के बर्तन में 60 से 90 डिग्री के तापमान पर पानी में उस समय तक रखा जाता है जब तक रेशा कोमल ना हो जाए। फिर रासायनिक क्या होता है, रासायनिक तत्वों द्वारा अच्छे से उसको गलाया जाता है तापमान बढ़ा के। ठीक है, इन सब माध्यम से रेशे को अलग किया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ब्रेकिंग एंड डॉटिंग। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, डॉटिंग मतलब उसको पीट कर रेशे को अलग करना। इसे मशीनीकरण द्वारा तोड़कर दबाकर इन रेशों को अलग किया जाता है। फिर सन को साफ करने की प्रक्रिया हैकलिंग एंड कॉम्बिंग। लोहे के लंबे कंघों के द्वारा इसको खींचकर सीधा किया जाता है, साफ किया जाता है और इसके बाद अच्छे से इससे वस्त्र बनाने योग्य रेशा तैयार होता है। फिर कताई, लंबा सुंदर सूत निकालने के लिए गीली अवस्था में ही काता जाता है। निम्न श्रेणी का सूत सूखाकर काता जाता है। जो अच्छी श्रेणी का सूत बनाता है वो थोड़ा नरम रहता है, तभी उसको बना लिया जाता है। लीलन की ये सारी उसकी प्रोसेसिंग थी। हाँ, जितना आपने इस पर प्रोसेसिंग करना था, आपको जितना इस पर कार्य करना था वो हो गया। लीलन की विशेषता क्या है, लीलन ऐश्वर्य का, वैभव का सूचक होता है। लीलन में बहुत लीलन पहनने वाले की बात अलग होती है। पहले तो लीलन ऐसे फटीचर नहीं पहन सकते। फटीचर मतलब मेरा आप समझने का वो गलत तरीका मत लेके जाना। फटीचर मतलब अमीर तो बहुत, लेकिन करने का कुछ मत नहीं कर रहा। कपड़ा तो पहनने का बड़ा मन कर रहा है, अच्छा ले भी आए खरीद के, लेकिन क्या किए कि कपड़ा ले आए और उसको धुल लिए, पहन लिए, धुल दिए, पहन लिए। ना उसमें रिवाइव लगाया, ना उसमें कंफर्ट डाला, ना उसमें शाइनिंग आई, ना उसमें हल्का सा 2-4 बूंद नील डाला, कुछ नहीं किया। सफ़ेद लीलन है तो कुछ नहीं, नील नहीं डाला, कंफर्ट वगैरह आप आने लगा है, अच्छा होता है, खुशबू देती, चमक बढ़ाती, ये सब नहीं डाला तो वो बेकार लोग हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। उनको ऐसा कपड़ा लो जो सिंथेटिक लो, पहनो, फेंको, बात खत्म, वो वाला टाइप। तो लीलन क्या है, वैभव का सूचक है। लीलन की 2 विशेषताएं मैंने पहले बता दी थी, भौतिक और रासायनिक। भौतिक जो है लीलन की जो विशेषताएं होती हैं, इसकी जो है संगठन देखो, इसका क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसमें सेलुलोज 71%, पानी 11%, गोंद यानी पैक्टिन 9.5% और अशुद्धियाँ 6% पाई जाती हैं। ठीक है, परिपक्व अवस्था में कुछ प्रभावपूर्ण होता है। जब परिपक्व हो जाता है तो ये जो मिश्रण है ये कुछ प्रभावपूर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेलुलोज 66 से 70% पाया जाता है। जो 71 था अब वो कितने पे आ गया, इतने पे आ गया। ठीक है, पानी 11% है। ठीक है, इसके बाद जो है पैक्टिन जो था, गोद था, वो 9.5 था। फिर वसा घट जाता है, वसा पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया। प्राकृतिक अशुद्धियाँ पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई। ठीक है, चलो फिर आगे क्या है, लीलन की लंबाई। लीलन जो है वनस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है, लगभग 10 इंच से 20 इंच। रचना के रूप में स्ट्रक्चर इसमें बल मतलब बताया था, बल, लचीलापन, रुएं बिल्कुल नहीं होते हैं। इसके रेशे का व्यास 15 से 18, ये कलर मेरा थोड़ा वो हो गया है, 15 से 18 माइक्रोन। ठीक है, होता है 15 से 18 माइक्रोन। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, मजबूती। सन का रेशा सर्वाधिक मजबूत होता है। लीलन सूती वस्त्र की अपेक्षा दुगना मजबूत होता है। चमक, लस्टर, लीलन के रेशे में चमक समान होती है, कोई न बहुत तेज न बहुत कम। तन्यता, इलास्टिसिटी, सन में तन्यता की कमी होती है। जैसे कॉटन में तन्यता नहीं होता, जैसे सन में तन्यता नहीं होता। नमी का प्रभाव
नमी का प्रभाव क्या होता है, जल्दी सूखता है और जल्दी सूख भी जाता है। लेकिन कॉटन की तरह ही अगर इसको धूप ना मिले तो ये भी क्या होता है, फफूंदी लग जाती है। ताप का संचालक अच्छा संचालक होता है। शरीर में गर्मी जो होती है वो बाहर करता है और शरीर को ठंडा रखता है। बाहर करने का मतलब पसीना होता है तो पसीना सूखता है, तो पसीना जब सूखता है तो उसमें जब हवा लगती है तो ठंडक महसूस होता है। गर्मी का प्रभाव बता दिया। गर्मी का प्रभाव खराब अच्छा पड़ता है, खराब मतलब तेज नहीं पड़ता है। अगर जो है गर्मी में लिनन पहना जाए तो अच्छा आरामदायक कपड़ा होता है। कीड़ा नहीं लगता। घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। संकुचन, ये सिलने के बाद धुलने के बाद जो है इसमें फैलाव नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत सिकुड़ सकता है। रंग, लिनन का रंग हल्के से गहरे पीले रंग का होता है। ओस से गीले होने पर ये ग्रे यानी सलेटी कलर का हो जाता है। उत्तम कोट का रेशा पीला होता है। एकदम पीला मत आप मान लेना वो वाला, मतलब खूब डार्क वाला जो हल्दी कलर वो वाला होता है वो नहीं, जो बिल्कुल एकदम से हल्का येलो होता है वो। ठीक है। विद्युत संवाहक लेना अच्छा होता है, बता दिया। अच्छा होता है क्योंकि गर्मी का प्रभाव इस पर उतना तेज नहीं पड़ता है। नमी अवरोधक अवशोषक लिनन में 6 से 7% तक नमी सोखने की क्षमता होती है। यह नमी को सोख लेता है और जल्दी सुखा भी देता है। सफाई धुलाई, लिनन की सफाई धुलाई आसान होती है। भीगने पर 20% तक मजबूती बढ़ती है। मैंने कई जगह देखा है लिनन भीगने पर जो है 20 से ज़्यादा इसकी मजबूती हो जाती है। कहीं 25 दिया है, कहीं 30 दिया है, लेकिन 20 होता है। ठीक। फिर क्या है इसमें, इस पर गर्म इस्त्री करीब 450 फ़ारेनहाइट तक की जा सकती है। अब घर्षण, इसमें घर्षण जो है रगड़ पर का प्रभाव नहीं पड़ता, पहले बता दिया। सिकन प्रदोता, ये धुलने पर सिकुड़ जाता है। इसको पहनने के बाद आयरन करना पड़ता है। ठीक है। दहनता और सूखे ताप का, या कपास की, जैसे कपास को मैंने बताया नहीं, कपास को जब जलाया जाता है तो कपास जलता है तो कागज़ जलने जैसी बदबू आती है, कागज़ जलने जैसी खुशबू आती है। इसके बाद जो कपास होता है इसका जो राख होता है वो भूरे कलर का होता है और लौ पीली होती है। तो सेम इसमें भी यही होता है, बस ये थोड़ा ज़्यादा जलता है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा जलता है। रंग का प्रभाव शीघ्रता से नहीं चढ़ता परंतु उतर जल्दी जाता है। रंग चढ़ता नहीं जल्दी, लेकिन उतर जल्दी। देखो मैं बताऊं आपको, लिनन से ज़्यादातर वाइट कपड़े बनते हैं। लिनन से अधिकतर कुर्ते जेंट्स आते हैं, हल्के कलर गाढ़े भी बनते हैं, लेकिन वो उतरते बहुत जल्दी हैं, कलर उतर बहुत जल्दी जाते हैं। तो जो है वाइट कपड़े ज़्यादा अच्छे लिनन के होते हैं। ठीक है। ब्लीच का प्रभाव अच्छा नहीं है, ज़्यादा ब्लीच से वस्त्र फट जाते हैं। पसीने का प्रभाव, पसीना सोखता है खूब अच्छे से, लेकिन अम्ल से पसीना जो होता है वो पसीने में अम्ल होता है, इसलिए वस्त्र कमज़ोर हो जाता है। अम्ल के प्रभाव से वस्त्र कमज़ोर होता है। क्षार के प्रभाव से वस्त्र पीला हो जाता है, इसलिए कड़े साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साबुन में क्षार होता है, हमारे पसीने में भी क्षार, अम्ल क्षार दोनों होता है। ठीक है, इसलिए वस्त्र पीले हो जाता है। देखो बगल के नीचे क्या होता है, वस्त्र पीले हो जाते हैं, कलर उड़ जाता है। ठीक है। वस्त्र की चमक बनी रहे, खूबसूरती बनी रहे, सौंदर्य बना रहे, कोमलता बनी रहे, तो इसको मृदु प्राकृतिक साबुन से धोना चाहिए। जैसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ड्राई वॉश कराने का पैसा नहीं है तो आप क्या करें, या सुविधा नहीं है, ठीक है, तो क्या करें, आप नहाने वाले साबुन से धुल सकते हैं, आप शैम्पू से धुल सकते हैं। 2 पाउच 1 रुपये का शैम्पू 2 पाउच मंगाओ 2 रुपये का, और उससे आप धुल दो। ये सब आसान है। गरम इस्त्री करनी है इसमें अगर वाइट कपड़ा है तो थोड़ा सा रिवाइव लगा दो। माड़ तो कई तरीके से लगता है, माड़ मैदे से लगता है, माड़ अरारोट से लगता है, माड़ चावल के पानी से लगता है, माड़ रिवाइव से रेडीमेड लगता है। रिवाइव लगाओ, थोड़ा सा 2 बूंद मीट डालो और इसके बाद इसको फैला दो, सूख जाए और गर्म इस्त्री इस पर कर दिया जाए। ठीक है, ये था लिनन में बेटा मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ लिनन में बता दिया है, मैंने एक पॉइंट नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी रहती तो मैंने वीडियो के शुरू में ही अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके मुझसे पूछना। अब मैं कपास के आपको कोए दिखा देती हूँ। ये है कपास के कोए। मैंने कहा था एक बार में जो है कपास के कोए पेड़ में जो है कितने होते हैं, 10, 15, 7, 8, 5, 6 इसी तरह से होते हैं। देखो कितना है इसमें कोया, देखो 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8, उसके बगल 9, उसके बगल 10 11 12 हैं 15 तक होते हैं करीब। ठीक है, उसके बाद में ये कोए हैं, ये कोए देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर कोए लग रहे हैं। और यही नहीं, अभी इसका फूल देखो तो और भी सुंदर लगता है। ये जब पक गए हैं, देखो पकने पे मतलब क्या बोला, टू मच वाली खूबसूरती लगती है। देखो कितने सुंदर लग रहा है, मतलब मैंने देखा नहीं, कभी झूठ नहीं बोलना, मैंने कभी कपास का खेती देखा नहीं, लेकिन ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद ये देखो रुई, जो असलियत में इस तरह से होता है। अगर आप जो है जो वो कर लो, सामने एक फूल तोड़ लो और ले लो, तो ये असलियत है, ये असलियत है। ठीक है, सबसे सुंदर। ठीक, ये हो गया आपका कपास, ये हो गया कोया, ये हो गया लीलन। उल्टा जब वो पका ही रहता है तभी इसको ऐसा कर दिया था, ये एकदम पक गया है। समझ गए? अब इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी होगी तो मुझे बताना। ठीक है, और पूरी वीडियो देखने की कोशिश करना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करना, दूसरों को बताना, आपके मित्रों को भी बताना, आपके दोस्तों को भी बताना, परिवार में भी बताना, क्योंकि शोध की जानकारी सबको होनी चाहिए। एटलीस्ट होम साइंस की जानकारी सबको होनी चाहिए। ठीक है, इवन अगर होम साइंस की जानकारी छोटे से लेके बड़े तक हो जाए तो जल्दी कोई समस्या आए ही ना। तो सबको शेयर करना, सबको बताना। खुश रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, खूब पढ़ाई करो। ठीक है, ओके, बाय।